नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो है मेरा सेट जो है वो 11 नंबर का है। आज जो बिहार एसएससी का जो है वो सीरीज हम चला रहे हैं, उसका सेट जो है वो 11 नंबर का है। तो आप लोग देखिए और जो है इसको कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना घी से जो है वो सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, इसको अपने से लिखिए। जिस टाइम आप वीडियो देखते हैं उसी टाइम लिख लीजिए, ठीक ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। लाइसोसोम बनाने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, या गोल्जी उपकरण है, या अंतःप्रद्रावी जालिका, या इनमें से कोई नहीं। ये जो है लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये लाइसोसोम बनने के लिए हमारे गोल्जी उपकरण जो होता है वो उत्तरदायी होता है। गोल्जी उपकरण उत्तरदायी होता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, डी डुबे ने, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की आत्महत्या की थैली, थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है ये कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं तो सबका अलग अलग कार्य होता है। अगर कोई जो है अपना कार्य से मुकर जाता है ना तो ये अपने आप को फाड़ लेता है, ठीक है, और सभी को मार देता है। इसमें एक जो होता है वो अपघटक पाया जाता है, जिससे जो है वो कोशिका के अन्य भागों को दिक्कत होती है, जिससे क्या होता है? मर जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो एटीपी का मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये गोल्जी उपकरण को, गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी, ठीक है। और ये क्या होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये जो होता है वो कोशिका के अंदर जो होता है एक पिलर के रूप में काम करता है। कैसा? पिलर के रूप में, मतलब जो है ये कोशिका को अच्छे तरीके से खड़ा रहने में मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव के पेट में उपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव के पेट में उपस्थित होता है? क्या पित्त का एक अंश, या ट्रिप्सिन, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या बलगम? क्या होता है? मानव के पेट में कौन सा एंजाइम इन चारों में से उपस्थित होता है? तो ये जो होता है वो ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन पाया कहाँ जाता है? तो मानव के छोटी आंत में, मानव के छोटी आंत में, ठीक है। ये बलगम, बलगम को हम क्या कहते हैं? बलगम को जो है हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? खखार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खखार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर कह रहा है कि हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? क्या न्यूट्रॉन होते हैं, या न्यूरॉन, या नेफ्रॉन, या न्यूक्लियन? क्या होती है हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई? मूल इकाई हम किसे कहते हैं? तो वह छोटा से छोटा कण जिससे मिलकर वो बना होता है। तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो है हम किसको कहेंगे? न्यूरॉन को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब स्पाइनल कोड किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से। तो ये न्यूरॉन जो हो गया तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका जो होता है
हमारे स्पाइनल कोड का सीधा संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। ये मस्तिष्क को जो होता है वो हर मैसेज देता है, शरीर के अंदर और बाहर जितने भी चीजें होती हैं वो हर मैसेज जो होता है मस्तिष्क को दिया जाता है। इसलिए ऑपरेशन के दौरान जो होता है ये स्पाइनल कोड को ही मतलब वहां पर इंजेक्शन डाल दिया जाता है, ताकि वहां पे जो होता है लोकल एनेस्थेसिया डाल दिया जाता है, ताकि वहां पे यहाँ से जो होता है ब्रेन को ये मैसेज नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए हमारा शरीर जो होता है वो काम नहीं करता उस टाइम कुछ देर के लिए। ठीक है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? तो नेफ्रॉन ब्रिक यानी किडनी, ब्रिक की इकाई होती है, ब्रिक की इकाई। नेफ्रॉन किसकी? तो ब्रिक की इकाई, मतलब ब्रिक यानी किडनी जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो ये नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, बहुत छोटा छोटा रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, तरंग दैर्घ्य का इकाई क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का इकाई क्या होता है? क्या हर्ट्ज होता है या डायोप्टर या फैराडे या मीटर? तरंग दैर्घ्य का इकाई मतलब तरंग दैर्घ्य को हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो तरंग दैर्घ्य को जो है वो मीटर में मीटर देगा या फिर सेंटीमीटर देगा या फिर नैनोमीटर देगा। ठीक है। क्वेश्चन में क्या रहेगा? मीटर या सेंटीमीटर या नैनोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है। डायोप्टर से क्या करते हैं? लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता की माप की जाती है डायोप्टर। हर्ट्ज से आवृत्ति को मापते हैं, आवृत्ति को हम किस में मापते हैं? तो आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति मीन्स कंपन। ठीक है। अगला 5 नंबर का है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम पूछ रहा है, क्या है? तो क्रिया प्रतिक्रिया बल है, या गति में परिवर्तन, या जड़ता का नियम, या निरंतर गति। तो ये गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम जो है वो जड़ता का नियम है। क्या है? जड़ता का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जो होता है वो बल की परिभाषा मिलती है, और दूसरे से बल का व्यंजक मिलता है, और तीसरा क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? क्या कूलम्ब होती है, या एम्पियर, या फैराडे, या ओम? विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश को हम किस में मापते हैं? तो ये कूलम्ब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलम्ब को। एम्पियर में किसको मापते हैं? विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा। ये ओम क्या हो गया? तो ये विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को, विद्युत प्रतिरोध को। ठीक है। अगला 7 नंबर का है कि परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु के नाभिक के अवयव जो है इन चारों में से कौन है? तो क्या इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन है, या इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों है? तो परमाणु के नाभिक के अवयव इन चारों में से कौन है? तो ये जो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है। अगला 8 नंबर का रहा कि टांका एक मिश्र धातु है। टांका एक मिश्र धातु है, किसका किसका? टीन या सीसा का, या टीन या तांबा का, या टीन तांबा तथा जस्ता, या टीन सीसा तथा जस्ता। टांका एक मिश्र धातु है, इनमें से किसका? टांका एक मिश्र धातु है तो टीन और सीसा का, टीन और सीसा का। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टांका सीटी, टांका सीटी, सीटी सी से सीसा, अटी से टीन। टांका किसका? तो टांका सीटी। आप 2-3 बार बोलिएगा ना तो अपने याद हो जाएगा, टांका सीटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जब जंग लग जाता है, जब उसको हम लोहा को खुली हवा में बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन कर लेता है, ये वायु से जो ऑक्सीडेशन कर लेता है और इसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगने से जो होता है वो लोहा जो रखा हुआ रहता है उसका भार बढ़ता है कि घटता है, कि उतना ही रहता है, या फिर अनिश्चित मतलब बढ़ते जाता है? क्या होता है? तो ये जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है? बढ़ता है फिर घटता है, ऐसे तो देगा। एक बढ़ता है, पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है, तो क्या होगा? जब इस पे जंग लगेगा तो पहले इसका जंग लगेगा पहले, तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद जब इस पे बारिश वगैरह होगी तो इसका क्षरण होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है।
पहले जंग लगेगा तब बढ़ेगा, उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा दिन ही रह जाएगा, उसके बाद जंग लगने के बाद ज़्यादा दिन अगर और रह गया तो ये फिर इसका भार घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? पेंसिल का लेड जो होता है वो जिससे लिखते हैं पेंसिल से, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का या चारकोल का या लेप ब्लैक का या कोयला का? पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ये जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन, ये कार्बन का दोनों, हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अप्रूप होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसका? तो कार्बन का अप्रूप होता है, जिसमें जो होता है हीरा जो होता है सबसे ज्यादा कठोर होता है, जबकि ये क्या कहते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो हीरा से मुलायम होता है, हीरा से मुलायम होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है वो इसका पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अप्रूप होते हैं, कार्बन के अप्रूप होते हैं, अप्रूप होते हैं, ठीक है। हीरा जो होता है वो बहुत ही, अगला क्वेश्चन है चूने की पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? चूने के पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? क्या कैल्शियम ऑक्साइड या CO2, कैल्शियम ऑक्साइड या CO2 या O2 या O3? कैल्शियम, चूने के पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो CO2। चूने के पानी में जब हम CO2 डाल देते ना तो दुधिया मतलब दूध के कलर के जैसा हो जाता है। तो ये चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है? चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको कैसे लिखते हैं? CaOH का होल टू, CaOH का होल टू, CaOH का होल टू इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कह रहा है कि हेप्टेन में कितने कार्बन मौजूद होते हैं? हेप्टेन में कितने कार्बन मौजूद होते हैं? हेप्टेन में कितने कार्बन मौजूद होते हैं? क्या 6 या 7 या 8 या 5? हेप्टेन में कितने कार्बन मौजूद होते हैं? तो आप ये वाला पढ़े होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो ये पूछ रहा है हेप्टेन, और एक होता है ऑक्टेन, ऑक्टेन। इसमें कार्बन के एक कार्बन होता है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 कार्बन, इसमें 7 कार्बन और इसमें 8 कार्बन। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन और ऑक्टेन। तो पूछ रहा है हेप्टेन में, मतलब 7वां नंबर, हेप्टेन में कितना कार्बन परमाणु होता है? तो हेप्टेन में जो होता है वो 7 कार्बन परमाणु होता है। अगर पूछ देता है ऑक्टेन तो ऑक्टेन में 8 होता है, ब्यूटेन में 4 होता है। इसी तरह से आप सभी को ये 8 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का आ रहा है कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बढ़ जाती है? आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बढ़ती है? तो ये क्या संयोजकता या विद्युत ऋणात्मकता या परमाणु आकार या तो इसमें से कौन सी मात्रा जो है वो बढ़ती है? इसमें कौन सी मात्रा बढ़ती है? यहाँ हिरन गलती से लिखा गया है, यहाँ पर नन कर दीजिए, ठीक है, कोई नहीं। तो ऊपर से आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? तो ये जो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ती जाती है। जब परमाणु संख्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम ऐसे करके नीचे बढ़ते जाता है। तो जब परमाणु संख्या बढ़ेगा तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा, उसका आकार भी बढ़ेगा, ठीक है।
अगला 14 का है कि शरीर के उस अंग का नाम बताएं जिस पर कोरोना वायरस सबसे अधिक प्रभाव डालता है। कोरोना वायरस सबसे अधिक प्रभाव डालता है, शरीर के उस अंग का नाम बताएं जिस पर कोरोना वायरस सबसे अधिक प्रभाव डालता है। क्या हो जाएगा? तो ये दिल हो जाएगा, या जिगर, या किडनी, या फेफड़ा। जब ये कोरोना वायरस हमारे शरीर के ऊपर अटैक करती है तो ये सब जाके कहाँ स्थायी बन जाती है, कहाँ जाके जो है अपना धाक जमाता है? तो ये जो होता है वो फेफड़ा। कहाँ होता है? फेफड़ा। फेफड़ा में क्या है भाई? तो फेफड़ा का कार्य क्या है? फेफड़ा जो होता है वो वायु, हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास के दौरान फेफड़ा में जाता है वायु, और वहां से जो होता है ब्लड जो होता है इस वायु को लेकर के ये पूरे शरीर में फैलाता है ऑक्सीजन को, और वो O2 को जो है वो लाता है ब्लड और फिर फेफड़ा को दे देता है। तो जब फेफड़ा ही ये काम कर रहा है और फेफड़ा के ऊपर ही ये अपना धाक जमा लिया तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आदमी मरेगा ही, क्योंकि जब उस पर ही फैल जाता है, ये पूरा अपना फेफड़ा के ऊपर अपना फैलाव कर लिया, उसको जो है घेर लिया चारों बगल से, तो वो काम कहाँ से करेगा? और जब ब्लड को जो है हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और CO2 बाहर नहीं आएगा तो फिर जो है आदमी मर जाएगा। इसी कारण है कि आदमी कोरोना से मर जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, निम्न में से कौन सा रोग कुत्ते के काटने से होता है? कौन सा रोग जो है वो कुत्ते के काटने से होता है? तो क्या स्कर्वी रोग है, या पागलपन, या रेबीज, या बर्नधाता? कौन सा रोग है जो कुत्ते के काटने से होता है इन चारों में से? तो कुत्ते के काटने से जो होता है वो रेबीज होता है। क्या होता है? रेबीज। कुत्ता अगर काट ले कभी, अगर कुत्ता कभी काट ले तो जो है जाके जल्दी से सुई ले लीजिएगा, नहीं तो इसका असर बहुत ही बुरा पड़ता है। फिर उसी के जैसा आपका स्वभाव हो जाएगा, जैसे कुत्ता का रहता है वैसा ही आप भूखने लगिएगा। ठीक है, और रेबीज जब अगर आपको पूरी तरीके से हो जाता है तो आदमी को बचने की संभावना नहीं है। इसलिए अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाइएगा तो हम बोलेगा कि सुई झरा हुआ है, मतलब खत्म हो ले। तो सुई जब खत्म हो गया है तो आपको पैसा लगेगा, लेकिन जाके प्राइवेट से ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ये हो जाएगा ना तो फिर ये जान लेके ही छोड़ता है। ठीक है, स्कर्वी रोग काहे होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी से, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये आप लोग बताइएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ABCC के सी। ये वर्णधाता क्यों होता है? वर्णधाता क्यों होता है? तो ये जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्यों होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। वर्णधाता को जो वो कलर ब्लाइंडनेस या कलर डिफिशियंसी या फिर लाल हरा अंधापन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लाल हरा अंधापन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस रोग जो जिसको ये रोग हो जाता है वो लाल और हरा में जो है वो अच्छे तरीके से पहचान नहीं कर पाता है कि कौन लाल है और कौन हरा है। हरा वाला को लाल और लाल वाला को हरा बताई रहता है। तो ये जो होता है लाल हरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है 16 नंबर कि निम्न में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? सूखा बर्फ के नाम से किसे जानते हैं? क्या? निर्जली बर्फ को, या ठोस हाइड्रोजन पैराऑक्साइड को, या ठोस जल को, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सूखा बर्फ के नाम से इन चार में से किसको जानते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। सूखा बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं तो ये क्या उत्सर्जन करती है, क्या बनाती है? क्या ऑक्सीजन, या राख, या मिट्टी, या पानी? जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। क्या? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और S ब्लॉक का ये तत्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 18 नंबर कह रहा है कि नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? क्या कॉपर सल्फेट है, या कैल्शियम सल्फेट, या आयरन सल्फेट, या सोडियम सल्फेट है? नीला थोथा क्या है?
तो इसका जो हो जाएगा नीला थोथा का कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। अब एक आपको बताए थे हम इसके पहले वाले क्लास में, ये उजला थोथा, उजला ZnSO4 इंटू 7H2O, उजला थोथा क्या होता था, उजला थोथा का फॉर्मूला ZnSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। ये जो होता है नीला थोथा जो होता है वो कॉपर और ये कॉपर और सल्फेट का जो होता है, कॉपर और सल्फेट का यौगिक होता है। कॉपर और सल्फेट का क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि लेंस पावर का एसआई इकाई क्या होता है। लेंस पावर का एसआई इकाई क्या होता है इन चार में से, क्या जूल होता है या कैलोरी या डायोप्टर या हर्ट्ज। लेंस पावर का एसआई इकाई क्या होता है, तो लेंस पावर का एसआई इकाई जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। लेंस को डायोप्टर। P बराबर क्या होता है 1/f, P बराबर 1/f। हर्ट्ज को, हर्ट्ज आवृत्ति को किस में मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में, आवृत्ति को हर्ट्ज में, ठीक है। खाद्य पदार्थ को कैलोरी में, खाद्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को किस में मापते हैं, तो कैलोरी में। खाद्य पदार्थ को किस में मापते हैं, कैलोरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या C2H5OH या C2H5 या C2H5COOH या C2H5O, इनमें से पूछ रहा है कि एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो होता है C2H5OH, 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 ये क्या हो गया, ये जो होता है वो एथेन होता है, ये C2H5 एथेन, एथेन। और ये जो होता है वो इथाइल एथेनोइक, एथेनोइक एसिड, इसको क्या कहा जाता है, एथेनोइक एसिड। इसको क्या कहा जाता है, एथेनोइक एसिड। और ये ऊपर वाला जो हो गया वो C2H5 क्या हो गया, तो एल्कोहल हो गया, और C2H5 क्या हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। तो आज का जो है मेरा 20 क्वेश्चन हो गया है समाप्त। तो आप लोग को जो है करना एक ही काम है कि इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है। एग्जाम के बारे में देखिए, किसी को नहीं पता जब तक जो है आयोग बता नहीं देती है कि कब एग्जाम होगा, ऐसे कोई कैसे बता सकता है कि कब होगा। अगर कल एग्जाम ले लगा तो क्या आप अच्छे तरीके से दे पाइएगा, नहीं। तो अब जब भी एग्जाम ले हमको बस तैयार रहना अच्छे तरीके से, ठीक है। ऐसे तो अगर संभावना है कि अगर फरवरी या मार्च में, लास्ट फरवरी या फिर फर्स्ट मार्च में नहीं हुआ तो फिर ये एग्जाम जो होता है होगा जाके फिर चुनाव के बाद ही होगा, ठीक है। फिर मार्च अप्रैल चला जाएगा, अप्रैल मई, ठीक है। तो आप लोग जो है मन लगा पढ़िए। एग्जाम अब कब होगा किसको पता है। अब आयोग जब तक नहीं देती है सूचना, जब तक किसी को नहीं पता है, तो झूठ मूठ के जो झांसे वाला न्यूज में आप लोग नहीं पढ़िए और जो अपना टाइम नहीं बर्बाद कीजिए, क्योंकि टाइम जो होता है बड़ा कीमती है, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो होता है इससे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैथ, रीजनिंग और साइंस, 3 चीज़, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए आराम से, और फिर जो है आप लोग के लिए 12 नंबर का सेट हम कल लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।